वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7 लेकर। तो भैया आज क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे डाइपोल पर, जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, है ना। कोई भी डाइपोल होगा भैया, उसको उठाकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो देखेंगे उस पर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पर टॉर्क कितनी होती है, ये चीज पढ़ी थी। आइए पहले उस टॉर्क को जान लेते हैं कि टॉर्क कितना होता है, फिर उसके बाद क्या है पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, है। हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा टॉर्क। ऑन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर मैं उसमें किसी भी डाइपोल को रखूं तो उसमें उस डाइपोल पर जो हमारा टॉर्क होगा वो कितना लगेगा, वो टॉर्क जो है वो टॉर्क कितना होगा। अच्छा, अब समझो। अब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पहली बात तो देखो समझो। पहले ये हमने क्या बनाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। ये हमने क्या बना ली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने यहां पर बना ली, है ना। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई एक डाइपोल को रख दिया। डाइपोल क्या होता है भैया? डाइपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और उनके बीच की स्मॉल डिस्टेंस कितनी है? मान लो 2a। कितनी है? 2a इज द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन +2 एंड -2, है ना। अब सुनो, अब यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहली बात तो ये इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी भैया, ये कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब मैं इसमें इस डाइपोल को रखूंगा तो होगा क्या भैया? इस पर जब भी हम किसी भी डाइपोल को, या फिर जब भी हम देखो दो चार्जेस को, यानी जो हमारे +q और -q चार्ज होते हैं, प्लस और नेगेटिव, माइनस और प्लस चार्ज को जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उन चार्जेस पर लगती है फोर्स। हाँ, और जो डाइपोल होता है, ये डाइपोल कंसिस्ट करता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को, तो यहां पर जो प्लस चार्ज है उस पर भी फोर्स लगेगी और माइनस चार्ज है उस पर भी फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ भैया, बिल्कुल लगेगी। अब ये जो +q चार्ज है, ये जो +q चार्ज है, इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है वो लगती है QE, F इज इक्वल टू QE। और वो किस डायरेक्शन में लगती है? किस डायरेक्शन में लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगी। कोई भी +q चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स उसी की डायरेक्शन में लगती है, और कितनी लगती है? QE। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और वो कितनी लगती है? वो भी QE लगती है ना। देखो यहां पर क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारी फोर्सेस लगती है चार्जेस पर, प्लस हो या -q हो, उस पर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी, लेकिन कैसी होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहां पर किसी भी डाइपोल पर क्या है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि भैया इस डाइपोल पर जो नेट फोर्स होगी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितनी होगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होगी? 0। लेकिन कब होगी? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी मैं किसी भी डाइपोल को रखता हूं तो उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स होती है वो 0 होती है। अब भैया अगर मैं कह दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म ना होगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तब क्या फोर्स 0 होगी? नहीं, तब फोर्स 0 नहीं होगी। फोर्स 0 कब होगी? फोर्स 0 कब होगी? जब ये दोनों जब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अब देखो, अब यहां पर होगा क्या कि ये जो फोर्स लग रही है ना, ये जो फोर्स लग रही है दोनों, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट होगा। मतलब ये दोनों फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं, एक ही लाइन में नहीं लग रही है। ये दोनों फोर्सेस क्या देखो, क्या दोनों फोर्स आपको एक ही लाइन में लगती हुई दिखाई दे रही है? क्या आपको ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में लगती हुई दिखाई दे रही है? तो नहीं। तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। और ये नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। तो ये जो डाइपोल है ये एक्सेलरेट तो कर नहीं सकता। ये जो डाइपोल है भैया, ये एक्सेलरेट तो करेगा नहीं। अरे जब इस पे नेट फोर्स 0 है तो ये आगे पीछे तो घूमेगा नहीं ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल, इस डाइपोल में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है वो आगे पीछे तो घूमेगा नहीं, आगे पीछे तो घूमेगा नहीं भैया। फिर होगा क्या? ये डाइपोल जो है रोटेट करेगा, ये डाइपोल जो है रोटेट करेगा। देखो ये जो फोर्स है इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये इस वाली फोर्स यानी ये जो माइनस के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और कैसे करेगा? ये क्लॉकवाइज। कैसे करेगा? क्लॉकवाइज।
क्योंकि देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस डाइपोल को अपने ही डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चाहेगी इस डाइपोल को अपने ही डायरेक्शन में लाना। अच्छा, तो जब ये यहां पर ये फोर्स लगेगी, अब ये घूमेगा, है ना, ये घूमेगा, और ये किसके अबाउट घूमेगा, ये घूमेगा अपने सेंटर के अबाउट, है ये है इसका सेंटर, ये है इसका सेंटर, तो इसके सेंटर के अबाउट जो है ये डाइपोल रोटेट करेगा, है ना, ये डाइपोल क्या है, इसके सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। और जब भी कोई चीज रोटेट करती है, जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो भैया उसका काम क्या है, टॉर्क डिफाइन करती है ना, उस पर क्या है, टॉर्क। देखो कोई भी चीज कब घूमती है, जब उस पर टॉर्क लगता है। तो इसका मतलब ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लगेगा, इसका मतलब इस पर टॉर्क लगेगा, हाँ भैया बिल्कुल लगेगा। अब समझो, जो टॉर्क होता है, जो हमारा टॉर्क होता है फोर्स इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब सुनो, यहां पर जो टॉर्क लगेगा, क्या एक टॉर्क लगेगा या फिर दो टॉर्क लगेगा? देखो, एक टॉर्क तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से लगेगा, और एक टॉर्क जो है माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी लगेगा। देखो, इस डाइपोल को घुमाने में ये प्लस क्यू चार्ज भी प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी घूमेगा, ये है ना, क्योंकि इस प्लस क्यू चार्ज पे भी फोर्स लग रही है। हाँ, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से भी घूमेगा, क्योंकि इस पर भी फोर्स लग रही है। तो यहां पर जो टॉर्क निकलेगा, दो टॉर्क निकलेंगे। इस डाइपोल पर कितने टॉर्क होंगे? दो, है ना। मान लो कि इसकी वजह से जो टॉर्क निकलेगा उसको बोल दिया हमने टाउ 1, और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकलेगा उसको बोल दिया टाउ 2। तो यहां पर जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 प्लस टाउ 2 है। हाँ भैया, अब जो यहां से नेट टॉर्क अगर मैं निकालूंगा, वो कितना आएगा? फोर्स, है ना, फोर्स इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स F1 बोल दो इसको, फोर्स इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस, है ना, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F2 इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो यहां तक समझ में आया? हाँ। अब देखो, यहां से जो F1 और F2 है ये सेम है बिल्कुल, है ना, ये दोनों क्या है? सेम है। और देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लूंगा, सीधी बात, यहां से ये आती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लूंगा? देखो, फोर्स तो क्या है, दोनों सेम है। अब बात आती है सीधी सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। देखो, यहां से मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, और ये है डाइपोल मूवमेंट। इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? अरे कोई भी डाइपोल होता है, उसका डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। किधर होता है? सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव। उसका डाइपोल मूवमेंट किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका डाइपोल मूवमेंट इधर होगा। मान लो कि ये जो डाइपोल मूवमेंट है, ये थीटा कितना एंगल कितना बना रहा है? थीटा। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हाँ, तो अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहूं तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो, ये कितनी होगी? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मान लो ये है पूरी 2a, तो इस सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी होगी? a, और इस सेंटर से प्लस क्यू चार्ज तक ये भी होगी a। तो यहां से जो होगा ये आएगा a साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा होगी, और थीटा के नीचे वाला, यानी जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? cos थीटा। तो यहां पे क्या आएगा? a cos थीटा, क्योंकि इस डिस्टेंस के कंपोनेंट कर दो। अब जब मैं यहां पर डिस्टेंस का कंपोनेंट लूंगा तो वो कौन सा आएगा? a साइन थीटा। तो यहां से जो नेट टॉर्क निकलेगा वो कितना निकलेगा? QE a साइन थीटा प्लस F2 कितना है? QE। और देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं इस चार्ज के लिए लूं तो वो कितनी आएगी? a साइन थीटा। वो भी कितनी आएगी? a साइन थीटा, है ना। अच्छा, a साइन थीटा। अब देखो F1 जो है, यानी इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी जो डाइपोल है क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी डाइपोल क्या है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी दोनों चार्जेस की वजह से, यानी दोनों फोर्सेस की वजह से, सिंपल बोलो, दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, यानी जो डाइपोल रोटेट कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है। वो क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यहां से जो नेट टॉर्क निकलेगा, वो कितना निकलेगा? 2QE a साइन थीटा। क्योंकि दोनों टॉर्कों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां से जो नेट टॉर्क निकलेगा, वो कितना निकलेगा? अच्छा, अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं Q इंटू 2a इंटू e साइन थीटा। भैया ऐसा क्यों लिखा? Q इंटू 2a इंटू e साइन थीटा, ऐसा क्यों लिखा इसको? क्योंकि Q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। बोलो, डाइपोल मूवमेंट क्या है? P, है ना। अरे P इक्वल टू कितना होता है? P होता है ना Q इंटू 2a। 2a क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, यानी डाइपोल की लेंथ 2a। हाँ, तो लेंथ ऑफ डाइपोल इंटू चार्ज को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट। तो यहां से जो टॉर्क निकलेगा वो कितना आएगा? वो आएगा Pe साइन थीटा।
पीई साइन थीटा, ये जो है ये हमारा टॉर्क निकलेगा किसी भी डाइपोल पर, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जब हम साइन थीटा को हटाते हैं तो वहां पर क्या आता है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। ये क्या है, ये हमारा लगेगा किसी भी डाइपोल पर टॉर्क, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है वो कितना निकलता है, ये पीई, पी क्रॉस ई, या फिर उसको बोल सकते हो पीई साइन थीटा। बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो इसको नोट कीजिए भैया, कर लिया, रफ कर दो, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ केसेस की बात करते हैं ना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हम कुछ केसेस बनाएंगे और उन केसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। हाँ, अब मान लो कि मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस डाइपोल को 90 डिग्री के एंगल पर रख दूं। मतलब जो आपके डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाए। डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा भैया, समझो। तो यहां पर केस बन बताएंगे। पहले देखो एक फॉर्मूला लिखो, वो कितना है हमारा, टॉर्क जो निकला था वो कितना आया था, पीई साइन थीटा। ये सबको पता है भैया, ये सबको पता है। तो इसको डिब्बे में कर लेंगे, इसको डिब्बे में कर लेंगे बंद, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हम मानते हैं केस वन ले लो, केस वन। और केस वन क्या कहता है, केस वन क्या कहता है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। मतलब थीटा किस किसके बीच का एंगल था, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, यानी जो थीटा था वो एंगल था डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अच्छा, अब देखो मान लो कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी भैया मेरी, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मैंने डाइपोल को कैसे रख दिया, डाइपोल को रख दिया मैंने ऐसे, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, किधर से किधर होता है भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल मूवमेंट कितना, ये, और डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। तो टॉर्क कितना होगा, पीई साइन 90, पीई साइन 90। तो यहां से जो टॉर्क निकलेगा वो कितना आएगा, पीई, टॉर्क कितना आएगा, पीई, टॉर्क कितना निकल के आएगा, पी इंटू ए। अब देखो, अब बात करते हैं केस 2 के बारे में, केस 2 के बारे में। अगर मान लो कि मैं यहां पर थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल कर दूं, थीटा जो है 0 डिग्री के इक्वल कर दूं, मतलब अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। हाँ भैया बिल्कुल, देखो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और इसी डायरेक्शन में मैंने क्या है, डाइपोल को रख दिया है। ये रहा मेरा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, माइनस से प्लस। तो देखो डाइपोल मूवमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं तुमको। तो दोनों के बीच का जो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, है ना। तो यहां पर अब देखो कोई भी जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस पर नेट फोर्स कितनी होती है, नेट फोर्स कितनी होती है, 0। अगर मैं यहां पर टॉर्क निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा, पीई साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है, 0, है ना। और साइन 0 कितना होता है, 0। तो यानी टॉर्क कितना निकलेगा, 0। यानी जब मैं मतलब कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को, है ना, डाइपोल को 0 डिग्री के एंगल पर रखता हूं तो वहां पर लगने वाला टॉर्क जो है वो 0 होगा, वहां पर लगने वाला टॉर्क जो है वो 0 होगा। मतलब भैया टॉर्क 0 होने का मतलब यहां पर रोटेशनल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा हमें, है। टॉर्क 0 होने का मतलब क्या है कि अब यहां पर जो डाइपोल है ये घूमेगा नहीं, सिंपल भैया। अरे टॉर्क 0 मतलब टॉर्क 0, इसका रोटेशनल इफेक्ट बिल्कुल 0। तो इसका मतलब ये डाइपोल जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट नहीं करेगा, है, नहीं करेगा, है ना। अब देखो नहीं करेगा। अब जैसे ही मैं मान लो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा, ऐसे मैं इसको ऐसे, इस डाइपोल को थोड़ा सा ऐसे करूंगा, मान लो ऐसे, ये रहा प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू, है ना। मैंने इसको क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया इसके एंगल से, है ना, कुछ थीटा एंगल पर मैंने इसको क्या है, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या होगा, ये फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में ये रखा था, यानी 0 डिग्री के एंगल पर फिर से खुद को अलाइन कर लेगा। ऐसा क्यों होगा भैया, यहां पर ऐसा क्यों होगा, कभी सोचा है? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो डाइपोल को अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है। तो जब मेरा जो टॉर्क 0 होगा, यानी जब थीटा 0 होगा दोनों के बीच का, तो वहां पर क्या है, जैसे ही मैं इसको थोड़ा थीटा एंगल से डिस्प्लेस करूंगा, थीटा एंगल से जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या है, फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा, फिर से ये क्या है, उसी पोजीशन में आ जाएगा। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे, इस कंडीशन को जो बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब थीटा जो है 0 डिग्री हो, मतलब नेट फोर्स और टॉर्क क्या हो, 0 हो, है ना। तो वहां पर क्या है, और जो डाइपोल मूवमेंट है
और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो वहां पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां से अगर तुम ध्यान से और देखो तो यहां पर क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। इधर टॉर्क जीरो होता है तो वहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम आता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। हाँ। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास थीटा जो है 180 डिग्री हो जाए। केस 3 क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब भैया देखो ये रही तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, आपके तुमने जो डाइपोल रखा है वो कैसे लिया है, -q +q, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है, डाइपोल मूवमेंट इधर है, तो दोनों के बीच का डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है, सॉरी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0। तो टॉर्क कितना आएगा, 0। टॉर्क कितना आएगा, 0। और ये जो कंडीशन होगी इस कंडीशन को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब भी मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा इसकी पोजीशन से, तो ये क्या करेगा, मैंने जिस डायरेक्शन में ना इसको डिस्प्लेस करूंगा ये उसी डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। मैं इस डाइपोल को जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा वो उसी डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। इसका मतलब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये केसेस समझ में आए, इसको नोट कीजिए। फिर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले नोट कीजिए इसको। तो किसी भी डाइपोल पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले हम क्या है कि पहले एक सवाल कर लेते हैं, है ना, टॉर्क के ऊपर। तो ये सवाल जो है भैया नीट में आया हुआ है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल है भैया, पहले इसको नोट ट्राई कीजिए इसको एक बार। ठीक है, अब मैं करता हूं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल विद एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया, ठीक है भाई, ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्वेश्चन क्या बोला है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया गया है कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और ये रहा +q, और इसको 30 डिग्री के एंगल पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम की है। कितनी है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, यानी जो टॉर्क लगेगा यहाँ पर वो कितना लगेगा, 4 न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क जो लग रहा है वो कितना है, 4 न्यूटन इंटू मीटर। द चार्ज ऑन डाइपोल, है ना, हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है किसी भी डाइपोल पर। अगर इस डाइपोल की लेंथ जो है वो कितनी हो, 2 सेंटीमीटर, यानी जो डाइपोल है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने एक पढ़ा है जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा होता है, होता नहीं होता, हाँ। और जो पी होता है वो कितना होता है, क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा, इंटू ई साइन थीटा। तो यहां से अगर मैं क्यू निकालू तो वो कितना आएगा, टाउ अपॉन के 12 इंटू ई साइन थीटा। ये हमारा जो है चार्ज निकल के आएगा, है ना, चार्ज निकल के आएगा किस पर, डाइपोल पर, है ना, डाइपोल पर क्या है हमारा चार्ज निकल के आएगा। अब देखो यहां से टॉर्क कितना दिया हुआ है हमें, 4 न्यूटन मीटर, जो 12 है। अब देखो 12 कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर ऐसा मत कर देना 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 कर दो, नहीं, 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये पूरी 12 दी है। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 12, और वो कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। कहीं 2 इंटू एल कर दो, यानी एल कितनी है, 2 मान लो, नहीं ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा सवाल। 12 यानी जो 12 है वो हमें कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मुझे क्या है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ इंटू थीटा कितना है, 30, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब देखो जब मैं इस 100 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये कितना होगा, 10⁻²। 100 को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा वो कितना होगा, 10⁻², होगा ना, +2, 10⁻², है ना, 10⁻²। अरे ये 100 था, नीचे में उसको ऊपर ले गया तो कितना हो गया, 10⁻²। हाँ, तो क्यू कितना होगा, यहां से देखो मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दूं, हाँ, इस 2 से इस 2 को काट दूं, कितनी हुआ, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 10⁻² इंटू इस 10⁵ को ऊपर लेकर जाऊंगा तो कितना होगा, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 कूलम। तो यहां से क्यू कितना होगा, क्यू होगा 2 इंटू 10⁻³
-3 कूलम, 2 इंटू 10⁻³ कूलम। देखो आंसर है। अच्छा, माइक्रो कूलम और मिली कूलम में आंसर दिया हुआ है। पहले देखो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा ये, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 है। अब देखो 10⁻³ को क्या बोलते हैं, मिली, यानी 2 मिली कूलम इसका जो है आंसर हो जाएगा राइट, है ना। जो 10⁻³ है उसको बोलते हैं मिली कूलम, है ना। 10⁻³ कूलम को बोलते हैं मिली कूलम। तो आंसर क्या होगा, चार्ज कितना होगा इस पर, 2 मिली कूलम का चार्ज होगा किसी भी डाइपोल पर, है ना, इस डाइपोल पर, जो कि 30 डिग्री के एंगल पर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम और न्यूटन पर कूलम, और जो टॉर्क है वो है 4 न्यूटन मीटर। तो उस पर चार्ज जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 मिली कूलम, 2 मिली कूलम। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखो, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात करेंगे, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे किसी भी डाइपोल पर। और याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये डाइपोल की वजह से नहीं होगी, है ना, ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने मैं किसी भी एक डाइपोल को रखा है, किसी भी एक डाइपोल को यहां पर क्या है रखा है भैया, है ना। अब डाइपोल है तो इसका ये है -q और ये है +q, ये है -q, ये है +q, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा इधर, है ना। और हमने जो यहां पर जो डाइपोल को रखा है वो थीटा एंगल पर रखा है, मतलब जो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। अब सुनो, अब यहां पर होगा क्या, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस डाइपोल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लगाएगा, है ना। अब किधर डायरेक्शन में, देखो ये इस डायरेक्शन में, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लगाएगा। कौन सा टॉर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डाइपोल को अपनी ही डायरेक्शन में क्या करना चाहता है, अलाइन करना चाहता है। और जब अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगा तो इस पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लगाएगा, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में इस डाइपोल को घुमाना नहीं चाहता, मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूं। मैं इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर कोई एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, मुझे इस डायरेक्शन में कोई एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। बात सही है या नहीं है, मुझे यहां पर क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब देखो, अब जब मैं एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊंगा तो मुझे यहां पर वर्क करना पड़ेगा, बोलो, मुझे यहां पर वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, अब जो मैं यहां पर वर्क करूंगा वो ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी इस डाइपोल की, समझ रहे हो। यानी मैं जब इस डाइपोल पे है, ये डाइपोल पे एक्सटर्नल टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लग रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूं, तो मुझे एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। और जब मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊंगा तो मुझे यहां पर वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है वही पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की, वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब भैया एक चीज याद रखो, अब मुझे यहां पर जब मैं इस डाइपोल पर टॉर्क लगाऊंगा तो मैं जब इसको रोटेट करूंगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे रोटेट करना है कैसे, स्लोली। मुझे इस डाइपोल को कैसे रोटेट करना है, स्लोली जो है मुझे यहां पर रोटेट करना है। अब भैया बोलो स्लोली क्यों करना है, अरे मैं इसको जब स्लोली नहीं करूंगा तो यहां पर जो रोटेशन में जो वर्क होगा वो मेरा काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, लेकिन मुझको यहां पर वर्क केवल और केवल किसमें चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करना है। तो यहां पर मुझे क्या करना है कि जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। क्यों भैया, ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा यहां से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा, 0। मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। हाँ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां तक समझ में आया। अब देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे केवल और केवल जो इस डाइपोल पर एनर्जी है वो कौन सी मिले, पोटेंशियल एनर्जी मिले। अब सुनो, अब मेरे पास जो हमने एक पढ़ा था वर्क एनर्जी छोड़ में, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ भैया, और आपने पढ़ा था यहां पर फोर्स कौन सी है, देखो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक एक्सटर्नल फोर्स है, यानी W इलेक्ट्रिक प्लस W एक्सटर्नल वो किसके इक्वल होगा,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो है जीरो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। वो क्या है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है ना, प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यानी जब इस टॉर्क को मैं घुमाऊंगा तो यहां पर जो वर्क होगा वो कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? हाँ। अब भैया मैं वर्क निकालता था तो मैं वर्क कैसे निकालता था, है ना? देखो मैं जब वर्क निकालता था, जो एक्सटर्नल वर्क होता था वो मैं कैसे निकालता था? फोर्स और वो कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल डॉट डीएस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे मैं यहां पर क्या है? वर्क निकालता था मैं फोर्स के टर्म्स में, यानी जब मैं किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके गिवन पॉइंट में लेकर आता था, तो मुझे यहां पर क्या थी? एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती थी, मैं उसके अगेंस्ट काम कर एक्सटर्नल फोर्स लगाता था। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लग रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहा हूं। मतलब अब मुझे वर्क जो है वो फोर्स की टर्म्स में नहीं चाहिए। यहां पर रोटेशनल इफेक्ट है, तो मुझे यहां पर वर्क जो है वो किसकी टर्म्स में चाहिए? टॉर्क की टर्म्स में। तो यहां पर डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा टॉर्क एक्सटर्नल, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलूंगा मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं बोलूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा कौन सा होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां तक समझ में नहीं आया ना? अब देखो यहां तक ये चीज समझो कि डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर वो होगा कितना होगा? टॉर्क एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो नोट कीजिए इसको यहां तक। ठीक है, देखो अगर मान लो कि मैं किसी भी डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक घुमा रहा हूं, है ना, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक मैं घुमा रहा हूं, तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा ये समझो। मेरा जो वर्क निकलेगा, एक्सटर्नल वर्क जो निकलेगा वो कितना आएगा? डॉट डी थीटा। यही होगा नहीं होगा? है। मान लो कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैं इस डाइपोल, मेरा डाइपोल जो था पहले मान लो थीटा 1 एंगल पर था, है ना, डाइपोल मूवमेंट। अब मैंने इस डाइपोल मूवमेंट को घुमाकर मैंने इसको कितना घुमा दिया? थीटा 2 एंगल से मैंने इसको घुमा दिया, थीटा 2 एंगल से घुमा दिया। अरे सिंपल समझो, मेरा ये पहले ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा ये पहले ऐसे थी इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा डाइपोल मूवमेंट क्या था? थीटा एंगल पर था, थीटा एंगल पर था इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, और वो कितना एंगल से डिस्प्लेस किया? मैंने जो कितना एंगल से डिस्प्लेस किया? डी थीटा एंगल से, है ना, डी थीटा एंगल से। तो यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा? एक्सटर्नल टॉर्क होगा इधर, एक्सटर्नल टॉर्क होगा इधर। अब देखो यहां पर जो एक्सटर्नल टॉर्क है और जो डी थीटा है, मैंने किधर घुमाया? इसको इधर घुमाया ना, तो डी थीटा और एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो, है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। तो यहां से कितना होगा? टाउ एक्सटर्नल डी थीटा और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो यहां पर जो मेरा एक्सटर्नल वर्क होगा, जो मेरा एक्सटर्नल वर्क होगा वो कितना होगा? वो होगा मेरा टाउ एक्सटर्नल डी थीटा, टाउ एक्सटर्नल डी थीटा। और देखो कहां से कहां तक करेंगे इसका इंटीग्रेशन? थीटा 1 से थीटा 2 तक, क्योंकि मैंने उस डाइपोल को कहां से कहां तक घुमाया था? थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। और जो टॉर्क निकला था हमारा एक्सटर्नल टॉर्क, वो कितना निकला था? पीई साइन थीटा। बोलो निकाला था नहीं निकाला था? पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहां से कहां तक घुमाया था? थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पीई क्या है? कांस्टेंट। पीई क्या है? कांस्टेंट। तो यहां से इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन थीटा डी थीटा का, साइन थीटा का किसके रेस्पेक्ट में? डी थीटा का रेस्पेक्ट में। कहां से कहां तक घुमा रहे से? थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना आएगा? पीई। अब देखो जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? माइनस के कॉस थीटा। वो कितना होता है? माइनस के कॉस थीटा। और कहां से कहां तक होगा? थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना आएगा? पीई माइनस के कॉस थीटा 2 प्लस के कॉस थीटा 1, प्लस के कॉस थीटा 1। यानी अगर मैं यहां से पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखना चाहूं कैसे होगी? u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस के पीई कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1। ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी भैया। लेकिन ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ देखो कोई भी किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन होता है।
हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, चेंज डिफाइन होता है, किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। अगर मान लो कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी भी एक पॉइंट की, तो मैं वहां पर रेफरेंस पॉइंट मानकर करता हूं, मैं वहां पर क्या है, रेफरेंस पॉइंट मानकर करता हूं। अब मान लो कि मैंने यहां पर रेफरेंस पॉइंट माना है, लेट एज्यूम मैंने क्या एज्यूम किया है कि जो मेरा थीटा वन है वो 90 डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। थीटा टू जो है वो मेरा थीटा है, और जो मेरा यू वन है, यानी जो मेरा यू वन है वो कितना है, अगर जीरो हो जाए। देखो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना। मेरा डाइपोल जो है ये, यानी थीटा 90 डिग्री के एंगल पर है। मैंने इसको कितने एंगल से डिस्प्लेस किया, मैंने इस डाइपोल को कितने एंगल से डिस्प्लेस किया, थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। तो देखो यहां से हमने u2 माइनस u1 कितना है, जीरो है ना। तो u2 माइनस u1 कितना है, जीरो, माइनस का पीई cos थीटा टू कितना है, cos थीटा, माइनस के cos थीटा वन कितना है, cos 90, ठीक है, ये निकलेगा। तो u2 कितना होगा, माइनस के पीई cos थीटा, और देखो cos 90 डिग्री कितना था, जीरो। तो किसी भी पॉइंट की जो पोटेंशियल निकलेगा, किसी भी पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो कितनी आएगी, पीई cos थीटा। और इसको हम क्या है, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस के पीई cos थीटा, u इज इक्वल टू माइनस के पीई cos थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, माइनस के पीई cos थीटा। बोलो कितनी होती है, माइनस का पीई cos थीटा। यहां तक ये समझ आया, तो इसको नोट कीजिए पहले। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली थी, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी निकली थी वो आई थी पीई cos थीटा, किस पर, डाइपोल पर, किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा अभी इसके कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं, कि अगर मान लो केस वन है कि थीटा इज इक्वल टू हो जाए हमारा 0 डिग्री, थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल हो जाए। अच्छा जब थीटा 0 डिग्री होगा, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकलेगी, माइनस के पीई cos 0 डिग्री, पीई cos 0 डिग्री, तो ये कितना आएगा, माइनस के पीई है। हाँ भैया, अगर मैं कहूं कि केस टू लो, केस टू में क्या है कि थीटा जो है 180 डिग्री हो जाए, तो यहां से जो u निकलेगा वो कितना आएगा, माइनस के पीई cos थीटा, और cos थीटा कितना है 180, cos 180 कितना होता है, -1। तो यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो कितनी आएगी, पीई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पीई। अब देखो केस थ्री लो, केस थ्री क्या होगा, केस थ्री ये कहता है कि थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो u जो आएगा माइनस के पीई cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना आता है, 0, तो u कितना होगा, 0। अब देखो, अब ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे भैया। अरे क्या बोल दिया भैया आपने कि अगर जब थीटा मेरा 0 डिग्री था, तो मेरा टॉर्क 0 था, नहीं था भाई साहब, बोल दो। अरे थीटा 0 डिग्री था तो मेरा टॉर्क 0 था या नहीं था, हाँ भैया। थीटा 180 डिग्री था तो मेरा टॉर्क 0 था, नहीं था, हाँ। यहां पर जो कंडीशन थी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, यहां पर जो थी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, हाँ भैया बिल्कुल थी। यानी एक चीज देखो, जब मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर सुनो, अरे सुनो रे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो मेरा डाइपोल है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में जा रही है, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ये यार, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ। और जब मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, मेरा यहाँ पर टॉर्क 0 था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैक्सिमम आ रही है, किसी भी डाइपोल की, किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, और यहाँ पर टॉर्क क्या था, टॉर्क मैक्सिमम था, टॉर्क मैक्सिमम था, पी। यानी देखो केस को समझो, और देखो यहां से रिलेट करो, जब मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम था तो उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी नेगेटिव, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी मैक्सिमम, पॉजिटिव, ठीक है, हाँ। जब मेरा टॉर्क जो था, टॉर्क मैक्सिमम था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही थी, टॉर्क मैक्सिमम था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। यहां तक ये समझ में आया, कुछ दिमाग में बसा, भेजे में घुसा, कुछ नहीं घुसा भाई साहब, ये बता दे मुझको जल्दी से। अरे बताइए भैया, ये यहां तक घुसा है या नहीं घुसा दिमाग में, है बात पल्ले पड़ी, कुछ बात पल्ले पड़ रही है यहां से कुछ। मैं कहना क्या चाहता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब टॉर्क मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी 0। नोट कीजिए इसको बढ़िया तरीका से, नोट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर
हम क्या है, एक सवाल करते हैं, है ना, किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो देखो क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, किसी भी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ डाइपोल मूवमेंट 12 कूलम मीटर, यानी ये क्या है, सेंटीमीटर नहीं है भैया, ये है कूलम मीटर, ठीक है। तो हमें क्या है, जिसका कि डाइपोल मूवमेंट P जो है वो हमें 12 कूलम मीटर दिया हुआ है, 12 कूलम मीटर दिया हुआ है, विच इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन पर कूलम, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 6 न्यूटन पर कूलम का है, एट एन एंगल ऑफ डाइपोल 60 डिग्री, यानी थीटा जो है 60 डिग्री का है। मतलब सुनो, हमारे पास है क्या, हमारे पास ये है कि मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास कोई एक डाइपोल रखा हुआ है 60 डिग्री के एंगल पर, है ना, 60 डिग्री के एंगल पर मेरे पास क्या है, कोई एक डाइपोल मूवमेंट रखा हुआ है, सॉरी डाइपोल रखा हुआ है, जिसका कि डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, जिसका कि डाइपोल मूवमेंट इधर होगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 6 न्यूटन पर कूलम की, जो डाइपोल मूवमेंट है वो है 12 कूलम मीटर का, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, हमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अच्छा, आपने पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अब वो होता है Pe cos थीटा, कितना होता है, Pe cos थीटा। अच्छा, अब यहां पर जो हमें P दिया हुआ है वो कितना है, 12 कूलम मीटर, 12, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन पर कूलम, 6 न्यूटन पर कूलम, और थीटा कितना है, cos 60, थीटा कितना दिया हुआ है हमें, cos 60। तो यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो कितनी आएगी, 12 इंटू 6। अब देखो यहां से cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, 1/2, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, यूनिट क्या होगी, जूल। तो 2 से ये 6 जो है 3 टाइम्स कटेगा, तो आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 36 जूल्स। आंसर कितना आएगा, 36 जूल्स, 36 जूल्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इससे क्या है, हमारी जो अभी डेरिवेशन में पढ़ी है उससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बसेंगे, है ना। उससे क्या है, देखो यहां से क्वेश्चंस करने से क्या होता है, क्वेश्चंस करने से क्या होता है, जितने भी हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं, क्वेश्चन लगाने से हमारे दिमाग में भाई साहब ऐसे बस जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे बस जाते हैं दिमाग में, कुछ पूछो मत। तो क्वेश्चन लगाना जरूरी है ना, क्वेश्चन लगाना जरूरी है। तो इसके ऊपर एक और सवाल करें, कहो तो एक और सवाल करें, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तब तक आज की क्लास का लास्ट सवाल करते हैं। आज की क्लास का क्या है, लास्ट सवाल, और वो सवाल क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 5 माइक्रो कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कोई देखो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यार जब भी क्वेश्चन किया करो तो ट्राई किया करो कि फिगर बनाओ, है ना, फिगर बनाओ, उससे क्या है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बसता है। हमारे पास क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, जिसका कि डाइपोल मूवमेंट कितना है, जिसका कि डाइपोल मूवमेंट कितना है, जिसका कि डाइपोल मूवमेंट है हमारा वो है 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम इंटू मीटर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। अच्छा, अब देखो इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है, 2 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मूवमेंट है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, π/3, और π/3 को कितना लिखते हैं, π/3 को हम लिखते हैं 60 डिग्री, π/3 को वो लोग कितना लिखेंगे, π/3 को हम लिखेंगे 60 डिग्री। तो थीटा कितना दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें इस पूरे सिस्टम की हमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इस पूरे सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है Pe cos थीटा, Pe cos थीटा, है ना। तो U कितना है, U निकालना है हमें, P कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इंटू मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 न्यूटन पर कूलम, थीटा कितना है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो यहां से U कितना आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, -6 जूल जो है हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, और देखो इसको माइक्रो जूल में लिखना चाहो तो कितना लिखेंगे, 5 इंटू 5 माइक्रो जूल, यानी इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, 5 माइक्रो जूल, यानी 10 जो माइक्रो होता है यानी 10 टू द पावर 6 जूल को, यानी 1 माइक्रो जूल जो होता है, यहां से ये चीज याद रखो, 1 माइक्रो जूल जो होता है वो 10 टू द पावर -6 जूल के इक्वल होता है। तो 10 टू द पावर -6 की जगह पर माइक्रो जूल लिख सकता हूं। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी, 5 माइक्रो जूल। तो आंसर कितना आएगा, 5 माइक्रो जूल, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। अच्छा, अब देखो क्या है यार, जब तुम क्वेश्चन करने बैठते हो ना तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर तुम अटकते हो, है ना। लेकिन अगर याद रखना, अगर तुम जिस सवाल को कर रहे हो अगर वो सवाल पे अटके और उसके बाद तुमने किताब बंद कर रख दी तो भैया समझ लेना वो तुमसे जिंदगी में होगा ही नहीं सवाल। और अगर
तुम उस सवाल को करने बैठे और तुमने सोच लिया तब तक किताब बंद नहीं करूंगा जब तक ये सवाल नहीं हो जाएगा, तो भाई साहब कोई सा ऐसा सवाल नहीं है दुनिया का जो तुमसे ना हले, है ना। और दो लाइन है, दो लाइन क्या कहती है कि इट डजंट मैटर्स हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, इट मैटर्स अलॉट हाउ मेनी टाइम्स यू स्टैंड। आप कितनी बार गिरे हैं फर्क उस चीज से नहीं पड़ेगा, आप गिरकर कितनी बार खड़े हो रहे हो फर्क उस चीज से पड़ेगा। यानी अगर आप 10 बार खड़े हो तो आप लूजर नहीं हो, अगर आप 10 बार गिरकर 11वीं बार खड़े हो रहे हो तो याद रखना आप वॉरियर हो, और एक वॉरियर कभी हार नहीं मानता है, ठीक है। हाँ, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।